हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज की इस वीडियो में। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में बाल विकास सीरीज का ये 12वां वीडियो और इसमें हम करेंगे 30 पीवाईक्यू क्वेश्चंस की सीरीज, अर्थात आयोग द्वारा जो पूछे गए 30 प्रश्न हैं इस सब्जेक्ट के। तो ये 9 मार्च का ये पेपर है। तो आइए आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो का पहला प्रश्न है कि बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का शब्द भंडार लगभग सभी आयु अवस्थाओं में क्या रहता है। तो बालकों की अपेक्षा जो गर्ल्स रहती हैं बॉयज की अपेक्षा, उनका शब्द भंडार जो है अधिक रहता है हमेशा सभी आयु में। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं, किसी पढ़ाए गई विषय वस्तु के संदर्भ में शिक्षार्थी की वास्तविक उपलब्धि के आकलन के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। तो कोई हमने टॉपिक पढ़ाया उसका वास्तविक आकलन करना है, तो सबसे अच्छी विधि क्या है। अगले दिन शिक्षार्थी को उस विषय टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट के लिए कहना, तो ये हो सकता है। आगे देखते हैं, अगले दिन उस विषय की दोबारा चर्चा करना, तो इससे आकलन नहीं होगा, ये तो केवल चर्चा कर रहे हैं। इससे शिक्षार्थियों से प्रश्नों की पूर्व तैयार सूची से उत्तर चुनने के लिए कहना, और आस्क लर्नर टू परफॉर्म टास्क यूजिंग मैटर कवर्ड इन टॉपिक, विषय में कवर की गई विषय वस्तु का उपयोग कर टेस्ट पूरा करने के लिए कहना। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर है कि आस्क लर्नर टू परफॉर्म अ टास्क, टास्क पूरा करना। यहाँ टास्क गलत लिखा है आयोग ने, यहाँ होना चाहिए था क्या टास्क, क्योंकि एक बार आपको इंग्लिश भी देख लेनी है कि टास्क जो हमने पढ़ाया है उससे संबंधित उसे बच्चों को कोई एक टास्क देंगे ताकि उसे वो पूरा करेंगे। और टेस्ट भी एक तरीका है लेकिन उतना अच्छा तरीका नहीं है जितना ये टास्क है। सोचिए यहाँ पे यदि टेस्ट लिखा होता ये तो ऑप्शन नंबर 1 के समान हो जाता। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है जिसमें टास्क लिखा है कि हम विषय में कवर की गई जो टॉपिक है उसका उपयोग कर बच्चों को क्या करने के लिए, टास्क पूरा करने के लिए हम कहेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस पारंपरिक शिक्षा सिद्धांतकार का मानना है कि काल्पनिक संरचनाओं के उपयोग ने व्यवहार की हमारी समझ में योगदान नहीं दिया है। कि काल्पनिक संरचनाओं के उपयोग ने, यानी जो हम सोचते हैं उसने व्यवहार की हमारी समझ में योगदान, वो चीजें व्यवहार में नहीं है जो हम सोचते हैं उसमें योगदान नहीं रहता है, जो हम काल्पनिक हमारी संरचनाएं रहती हैं। ये कथन जो कहा है वह कहा है हमारे स्किनर ने। स्किनर ने जो सिद्धांत दिया है वह दिया है, आपको पता होगा, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। यानी ये एक सीखने का सिद्धांत है, सीखने का सिद्धांत है। तो ये आपको पता होगा कि कोई भी कार्य करता है तो किसकी, उत्तेजक की उपस्थिति के अनुरूप जो है आदमी अनुक्रिया करता है। अनुक्रिया यानी कोई, यदि मैं काम कोई कर रहा हूँ उससे लाभ मिल रहा है तो मैं उस कार्य को बार बार दोहराऊंगा। यानी मेरा जो रिस्पॉन्स होगा उस पर पड़ने वाले जो पुनर्बलन है, ये पुनर्बलन है ये उद्दीपक की वजह से हमारा होगा। तो ये जो है ये कहते हैं हमारे स्किनर। आगे बढ़ते हैं हम। यदि कोई छात्र शरारती है और कक्षा में अपने शब्दों और कार्यों से परेशान करता है, दूसरों को परेशान करता है, तो उससे निपटने के लिए आपकी राय में कौन सा सही तरीका है। कोई छात्र शरारती है और आपकी कक्षा में क्या है दूसरे बच्चों को परेशान करता है, तो सही तरीका क्या है। कि गलतियां बताकर अपमान करेंगे तो ये तो नहीं होगा, चिल्लाएंगे ये भी नहीं है। इसका सही उत्तर है कि कॉल हिम टू योर रूम एंड मेक हिम अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम्स, उसे हम अपने कमरे या अपने कक्षा में बुलाएंगे और समस्याओं को क्या करेंगे, समझेंगे। यही तरीका है जब बच्चा शरारत करता है दूसरों को परेशान करता है। दूसरा है दंडित करेंगे, ये तो होगा ही नहीं। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान, जो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं। तो विल्हेम वुंट को जो है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो है का प्रारंभ किया था और प्रयोग किए थे। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। यानी प्रयोगों के द्वारा जो है मनोविज्ञान के कंसेप्ट निकालना, प्रयोग कर करके, तो ये इन्होंने शुरुआत करी थी। आगे हम बढ़ते हैं। मानसिक मंदता जो है कौन सा रूप
अतिरिक्त गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण होता है। तो हमारी मेंटल जो स्लोनेस है, मेंटल रिटार्डेनेस है, जो है रिटार्डेशन है, एक अतिरिक्त गुणसूत्र है, उसकी वजह से क्या होती है, बच्चों में मानसिक मंदता आ जाती है। उसको क्या कहा जाता है, क्रिटिनिज्म कहा जाता है। तो ये आपको एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, उसे क्या करना है, याद कर लेना है। मानसिक मंदता के लिए ये जिम्मेदार एक कारक है। आगे हम बढ़ते हैं। एक विशेष उम्र में हर सामान्य बच्चा जो है रेंगना, चलना, बात करना शुरू कर देता है। तो ये किसका उदाहरण है, अधिगम का है, मैच्योरिटी का है, अनुभव, या ये है परिपक्वता का उदाहरण। और परिपक्वता जो है वृद्धि से संबंधित है, यानी जो ग्रोथ है वो किसकी तरफ, मैच्योरेशन की तरफ जाती है बच्चों की। तो पहले रेंगता है, चलना है, फिर बात टॉकिंग करना शुरू कर देता है धीरे धीरे उम्र के साथ। तो ये एक मैच्योरेशन का उदाहरण है, परिपक्वता का उदाहरण है। आगे हम बढ़ते हैं। कौन जो है गर्भावस्था से शुरू होता है और बच्चे के जन्म एक गर्भपात के समय समाप्त हो जाता है। तो मातृत्व है, मातृत्व तो नहीं समाप्त होता है गर्भा ये जन्म के पश्चात। वयस्कता भी नहीं होगा, स्तनपान भी नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर है प्रेगनेंसी। जैसे गर्भावस्था शुरू होती है तो उसे प्रेगनेंसी बोलते हैं। या तो यदि गर्भपात अबॉर्शन हो जाता है या बच्चा मतलब जन्म लेता है, तब तक ये प्रेगनेंसी की स्टेज चलती है। आगे हम देखते हैं। आंतरिक अंगों के निर्माण की शुरुआत और बाहरी भौतिक विशेषताओं का निश्चित रूप लेना निम्नलिखित में से किस अवधि में शुरू हो जाता है। तो आंतरिक अंग का निर्माण मतलब जो पहला होता है, जो एम्ब्रियो बनता है बच्चा, उसका उसी समय जो है इसका निर्माण होना शुरू हो जाता है। किसका, आंतरिक अंगों का निर्माण बच्चे का, और बाहरी उसका एक ढांचा बनना शुरू हो जाता है। और इसके बाद जो है स्टेज आ जाती है आपकी फीटल स्टेज, यानी पहले एम्ब्रियो जो है विकसित होता है, उसके बाद जो है फीटस या फीटल स्टेज जो है बच्चे की आ जाती है। उसके बाद जब ये पूरी विकसित हो जाता है तो बच्चा जन्म ले लेता है। आगे देखते हैं। मुसेर, कांगर और कगन के अनुसार, ये थोड़ा टफ कैटेगरी क्वेश्चन है, हो सकता है आपने सुने ना होना, लेकिन कई बार है ऑप्शन से आंसर आ जाते हैं। कौन सा समस्या समाधान में रचनात्मकता के लिए एक बाधा नहीं है, यानी क्रिएटिविटी बच्चे की नष्ट नहीं होगी, किन में से तत्वों को भूलता है वो समस्या के, तो क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी, सही बात है, तो ये तो नहीं होगा। असफलता का डर है, ये निश्चित पूर्व मानता है, तो इससे क्या होगा, क्रिएटिविटी जो है क्या होगी, नष्ट होगी। लेकिन क्रिएटिविटी किससे एक बाधा नहीं है, मतलब क्रिएटिविटी बनी रहेगी, रचनात्मकता। तो सफिशिएंट नॉलेज जो है आप कॉमन सेंस बेस्ड के आधार पर इसका उत्तर आप लगा सकते हैं। पर्याप्त ज्ञान इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे देखते हैं। बच्चे का अकेले सोने से इंकार करना किस प्रकार के भावनात्मक विकार का लक्षण है। कोई बच्चा जो है अकेले सोने से मना करता है, इसका मतलब उसको जो है हैबिचुअल हो गया है वो सोने, अक्सर जो है बच्चे मम्मी के साथ सोते हैं। तो ये क्या है, सेपरेशन एंजाइटी जो है इसका उत्तर है। कि भावनात्मक कौन सा ही डिसऑर्डर है बच्चों में, तो वो पृथक्करण चिंता रहती है उनके अंतर्गत, सेपरेशन एंजाइटी। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसने कहा है, हु सेड, ऐसा व्यवहार जो किसी विशेष समय में दिए गए समाज के सांस्कृतिक मानदंडों या कानूनों के अनुरूप नहीं होता है, अक्सर नकारात्मकता रूप से स्वीकार होता है, उसे अपराधी कहा जाता है। अपराधी की एक परिभाषा दी है कि समाज के अनुरूप नहीं है किसी का व्यवहार और नकारात्मक रूप है, उसे हम अपराधी कहेंगे। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, अपराधी प्रवृत्ति का जो है उदाहरण दिया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ओमोगो एसिरी। तो ओमोगो एसिरी जो है एक, इसको क्या करना है, एक फैक्चुअल क्वेश्चन की तरह आपको याद रख लेना है। आगे देखते हैं। एक छात्र को एक लोकप्रिय गीत गुनगुनाते हुए देखता है। एक गाना मतलब लोकप्रिय गीत गुनगुनाता है, इसमें उच्च कामी भाषा है। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा जो भोजपुरी टाइप या कुछ ऐसे बॉलीवुड सॉन्ग भी हैं जो मतलब कामुकता है जिसमें, तो उच्च कामी भाषा है, एक बच्चा गुनगुना रहा है। अपराध का कारण जो है साथियों का दबाव, इसमें इंग्लिश में हालांकि ऐसा कोई वर्ड नहीं लिखा है, तो अपन इसको ना ही पढ़ें तो ही बेहतर है, क्योंकि इंग्लिश ही माना जाता है, जो इंग्लिश में क्वेश्चन बनता है और वही फाइनल आंसर माना जाता है। तो इस अपराध का कारण जो है किससे ठहराया जा सकता है,
जब कोई बच्चा इस तरह के गीत गाता है तो हम किसे ठहराएंगे उचित? माता पिता को गाना गाते सुना है उसने या यूट्यूब पर सुना है, तो इसको जब तक उसका हम कारण नहीं जानते हैं प्रॉपर, तब तक हम ये नहीं बता सकते हैं। तो अभी के लिए जो है इसका ना एक ना दो, दोनों ही सही उत्तर होंगे। आयोग ने भी इसी को माना है कि हम उसे प्रॉपर पता लगाएंगे। कहीं पीयर ग्रुप तो उसमें शामिल नहीं है, और फिल्म हो सकती है, मूवी कहीं देखने जाते हैं वो लोग, यूट्यूब भी हो सकता है। तो इसमें यदि ये लिखता है कि हो सकता है, बट इसने क्या है कि लिख ही दिया है कि डायरेक्ट इसी के द्वारा यूट्यूब और माता पिता ही जिम्मेदार हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए दोनों ही इसके उत्तर जो है सही नहीं है। आगे देखते हैं। किशोर न्याय अधिनियम जो 2015 है, तो 16 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए जघन्य अपराध, मतलब बहुत सीरियस जो आपके अपराध हैं, उनको करने वाले अपराधियों से निपटने के लिए विशेष प्रावधान करती है। कौन? किशोर न्याय जो अधिनियम है, एक्ट 2015 का है। ये कौन सी धारा है? तो धारा 15 जो है, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। और ये जो है, यदि कोई बच्चा बहुत सीरियस मैटर कर देता है तो उससे निपटने के लिए धारा 15 बनाई गई है किशोर न्याय एक्ट के तहत। आगे हम देखते हैं। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत किस पर आधारित है? बच्चों को समावेशी यानी एक साथ बिठाल करके अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चों को बिठाल के सिखाते हैं। किस पर आधारित है? आर्थिक समानता, सामाजिक विविधता, समान अवसर या सामाजिक सहिष्णुता? सही उत्तर इसका है कि हम सभी को क्या कर रहे हैं? समान अवसर प्रदान कर रहे हैं सीखने के लिए, और यही है समावेशी शिक्षा। कि किसी के लिए हम जो है, हम जो है सभी को समान रूप से, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ रहे हैं, सबको बराबर अवसर दे रहे हैं सीखने के। आगे देखते हैं। कम दृष्टि, निम्न में से कौन जो है कम दृष्टि वाले बच्चे की विशेषताएं हैं? कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हैं जो लो विजन बच्चों की रहती है? कि पढ़ते समय आंखों का मार्गदर्शन करने के लिए उंगली का उपयोग करना, मतलब कोई बच्चा पढ़ रहा है तो वो नहीं पढ़ पाता जब तक वो उंगली ना रख ले, तो ये कारण हो सकता है। बार बार आंखें मलना, तो ये जो है कारण हो सकते हैं, विशेषताएं हो सकती हैं जो कम दृष्टि वाले बच्चे होते हैं। उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, इन्हें जो है लो विजन है, अब इन्हें जो है दिखाना चाहिए हमें डॉक्टर को, जो है आंखों की जांच कराने के लिए। आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संक्रमण और नशे के कारण होने वाली संज्ञानात्मक अक्षमताओं का एक महत्वपूर्ण ज्ञात कारण नहीं है? कौन सा जो है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी नहीं है? तो रूबेला और जो सिफिलिस है, इसके बाद इंसेफेलाइटिस है, ये तीनों किस तरह के एक मानसिक विकार हैं, कॉग्निटिव डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। लेकिन जो डायबिटीज है वो एक दिमागी मस्तिष्क का विकार नहीं है। ये तो ब्लड में क्या होता है, शुगर की मात्रा जब बढ़ जाती है तब ये है डायबिटीज हो जाता है। सिंपल जो है वर्ड्स में हम कहें तो। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। सामाजिक रूप से कुसमायोजित बच्चों के पीछे का कारण क्या है? तो सामाजिक रूप से कुसमायोजित मतलब समाज में जो है बुरे बच्चे हो गए हैं, यानी चोरी करना, अपराधी प्रवृत्ति का होना। तो इन सब के पीछे क्या कारण है? सामाजिक विषमताएं, आर्थिक और शैक्षिक। इस तरह के प्रश्नों का आपको पता है उत्तर क्या देना है। ये तीनों ही इस प्रश्न के क्या है, सही उत्तर हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं। समूह कारक सिद्धांत के अनुसार कौन सा कारक शब्दों को समझने और जो है अंडरस्टैंडिंग की, कंप्रीहेंड करने की प्रतिनिधित्व करता है? मतलब कोई बच्चा शब्दों को समझ ले, और समझने मतलब कंप्रीहेंड, उसका अर्थ भी समझता जाए। जैसे हम क्या कोई चीज पढ़ते जाते हैं, तो हम ऐसा नहीं करते एक बार पढ़ा उसके बाद उसका अर्थ निकालने लगे। जब हम हिंदी मान लीजिए पढ़ते हैं, तो साथ साथ में अर्थ भी उसका दिमाग में क्या होता जाता है, सेट हो जाता है। तो इस योग्यता को क्या कहते हैं? इसको वर्बल मीनिंग एबिलिटी कहा जाता है। इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, वाचिक भाषिक योग्यता। और समूह कारक जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को लुईस थर्स्टन के द्वारा दिया गया है। लुईस थर्स्टन, एक इसको याद रख सकते हैं मनोवैज्ञानिक को, इनके द्वारा जो है वर्बल मीनिंग एक्टिविटी जो है एबिलिटी, ये भी सिद्धांत दिया गया है योग्यता का। समूह कारक सिद्धांत भी इन्हीं के द्वारा दिया गया है। आगे हम देखते हैं। किसका यह विश्वास था कि स्कूली जीवन गृहस्थ जीवन और अनुभव से विकसित होना चाहिए?
मतलब स्कूल का जीवन जो है घर का अनुभव और घर का जो जीवन है मिला जुला रूप जो है इससे विकसित होना चाहिए उसका स्कूली जीवन। ये कहा है जॉन डीवी के द्वारा। और इन्होंने जो है बहुत सारे जो है सिद्धांत भी दिए हैं। जैसे बात करें प्रगतिशील शिक्षा, तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसका सिद्धांत दिया है। बाकी अनुभव का भी सिद्धांत दिया है कि एक्सपीरियंस के द्वारा जो है बच्चे सीखते हैं। अनुभव, एक्सपीरियंस एजुकेशन का सिद्धांत भी इन्होंने दिए हैं। तो जॉन डीवी को हमें याद रख लेना है कि स्कूल का जीवन जो है घरेलू और अनुभव से विकसित होना चाहिए। आगे देखते हैं। शिक्षा शास्त्र शिक्षार्थियों की लोकतांत्रिक वातावरण में शिक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया में भाग लेने के समान अवसर प्रदान करता है। तो समान अवसर कौन प्रदान करता है? ये करता है समान अधिकारवादी। तो समान अधिकारवादी जो आपकी पेडागॉजी है वो बच्चों को लोकतांत्रिक वातावरण में जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके भाग लेने की समान अवसर प्रदान करता है। कौन? समान अधिकारवादी, इगैलिटेरियन जो पेडागॉजी है। आगे हम बढ़ते हैं। छठी कक्षा की छात्रा है राशि सामाजिक और शैक्षणिक मांगों का सामना करने की कोशिश कर रही है। मतलब समाज में और अपनी शिक्षा में जो कोशिश कर रही है काम करने की, है ना। तो एरिक्सन के सामाजिक विकास के क्रम में, एरिक्सन जो है इन्होंने सामाजिक विकास को बहुत अच्छे से बताया है कि 8 चरणों में जो है सामाजिक विकास होता है। तो इनके अनुसार वह किस बुनियादी स्तर पर गुजर रही है? तो पहली बात, यदि छठवीं क्लास में है तो वो जो है 11 या 12 साल की होगी। तो एरिक्सन ने जो बताया है कि जो है बच्चे जब कितने साल से रहेंगे, बच्चे जब 12 साल के हो जाएंगे, 6 से 12 साल के, तब उनका जो है कौन सी आइडेंटिफाई, इसमें जो है आइडेंटिफाई नहीं है, इसका सही उत्तर है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। उद्योग बनाम हीनता जो है यह स्टेज आ जाती है किसी बच्चे की जब वो 6 से 12 वर्ष का रहता है। और इसमें जो है बच्चा हर काम करने की कोशिश करता है, हर काम करने की कोशिश करता है, इसको इसलिए उसको उद्यमी या परिश्रम भी कहा जाता है। यहाँ उद्योग लिखा है, इसको परिश्रम भी कहा जाता है। बनाम हीनता, मतलब वो काम करता है और वो यदि नहीं कर पाता है तो उसमें जो है हीनता की भावना भी आ जाती है। तो उत्तर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही है। यदि हम इसकी, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एरिक्सन के जो 8 स्टेप हैं सामाजिक विकास के, हर एक स्टेप को पूछ लिया जाता है। थोड़ा इसको डिटेल में भी देख लेते हैं। आइए समझते हैं एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की। इसको समझते हैं। इसको मैंने पहले से लिख रखा है ताकि थोड़ा सा समय की हमारी बचत हो सके। तो बच्चों में पहचान कैसे डेवलप होती है ये उन्होंने 8 स्तर में बताया है और सामाजिक विकास को भी बताया है। तो पहला होता है विश्वास बनाम अविश्वास। मतलब जब बच्चा 0 से 2 साल का होता है तब यदि उसके माता पिता द्वारा उसको प्यार बहुत दिखाया जाता है, केयर की जाती है, तो उसमें विश्वास डेवलप होता है। और यदि यदि बच्चे मान लीजिए रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है तो उनमें अविश्वास जो है डेवलप होने लगता है। आगे बात करते हैं, जब बच्चा 2 से 3 साल का होता है तो वो धीरे धीरे कोशिश करता है कि चीजें स्वयं कोशिश करने लगे। जैसे स्वयं स्लीपर पहन लेना, शर्ट के बटन लगाने की कोशिश करना। तो बच्चों में ये भावना बहुत रहती है कि स्वयं करने की। और उसी समय यदि उन्हें डांट दिया जाए और उन्हें यदि वो नहीं कर पाते हैं जो, तो वो क्या है कि शर्म या लज्जा इस भावना के जो है शिकार हो जाते हैं। वहीं सेम इधर अगले जो स्तर है, जो 3 से 6 वाला स्तर है, कि बच्चों में पहल करने की भावना यानी जिज्ञासाएं बहुत रहती हैं कि हम ये कैसे होता है ना। आप सड़क पर ले जाएंगे वो बहुत सवाल करते हैं। तो यदि उनके सवालों के जवाब ना दिए जाएं, पेरेंट्स उनको बार बार डांट दें, तो उनमें अंदर दोष की भावना जागने लगती है। तो ये तीसरा स्तर है मनोसामाजिक सिद्धांत का, एरिक्सन का। चौथा है कि जब बच्चे 6 से 12 साल के रहते हैं तो परिश्रम या उद्यमी बहुत रहते हैं। उद्यमी का मतलब है वो मेहनत करते हैं, वो चाहते हैं कि हर कामों में मदद कर सकें जो है पेरेंट्स की, और भी वो काम कर सकें। यदि वो काम नहीं कर पाते हैं या पेरेंट्स द्वारा कह दिया जाता है कि अरे तुमसे नहीं हो पाएगा या नहीं कर पाते हैं, तो उनमें जो है हीनता की भावना आ जाती है। ये 6 से 12 की है और यही प्रश्न हमारा भी क्वेश्चन में था। अगला, यदि 12 से 18 साल के जो बच्चे रहते हैं तो उनमें स्वयं की पहचान जो है डेवलप करने का बहुत रहता है अंदर से ही कि हमें लोग पहचाने। और यदि पहचानते नहीं हैं, यदि उनका मान लीजिए आगे रास्ते क्लियर नहीं है, तो वो भ्रांतियां बहुत उनके अंदर हो जाती हैं। तो ये सिद्धांत है किसका? एरिक्सन का।
हम आगे बात करते हैं किसकी, आत्मीयता और लगाव की। तो आत्मीयता और लगाव जब 18 से 35 साल के रहते हैं, तो आत्मीयता मतलब ये जो है रिलेशन बनाते हैं, चाहे सामाजिक रूप से ये हमारी एज मान लीजिए है, इस समाज में हम क्या है, रिश्ते नाते यही निभाने की कोशिश करते हैं ज्यादातर। और जो नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल अलग रहते हैं, तो उनके अंदर एक अलगाव की भावना रहती है, वो अकेले ही रहना पसंद करते हैं। आगे बात करें 35 से 65 वर्ष में, जननात्मकता और स्थिरता। जननात्मक मतलब दूसरों के बारे में सोचना, हमेशा क्या है, दूसरों के बारे में सोचना, यानी अपने से पहले बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में। और जो नहीं सीखता उनमें क्या आ जाती है, एक स्थिरता आ जाती है। वहीं बात करें जब 65 साल से ऊपर जो लोग रहते हैं, वृद्धावस्था आ जाती है, तो क्या होता है कि वो पूरे जीवन भर अब काम करके क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। तो एक प्रकार से स्थिरता के बाद वाली कहानी है। अब वो क्या करते हैं, अपने पुराने, हमेशा दूसरों से वो पुरानी बातें करेंगे, पुराने अनुभव साझा करेंगे। वो अब भविष्य की बातें नहीं करते हैं, क्योंकि उम्र जो है उनके पास सिर्फ अनुभव ही रहते हैं पुराने। तो यदि पुराने अनुभव उनके बहुत अच्छे हैं, स्वयं में वो संपूर्णता फील करते हैं। यदि उनके अंदर बहुत सारी चीजें थी जो उन्हें करनी थी पास्ट में और नहीं कर पाए, तो उनके अंतर्गत निराशा की भावना पैदा होती है। इस प्रकार से ये जो बच्चों से लेकर के ये जो पूरी एज है, बच्चे किस प्रकार से पहचान स्थापित करते हैं स्वयं में, तो ये एक एक स्टेप बाय स्टेप किसने बताया है, एरिक्सन ने बताया है। आई होप जो है आपका ज्यादा समय नहीं लगा होगा और थोड़ा आपका क्लियर हो गया होगा। आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो स्कूल से जाते समय जो है, नैना जो है एक नेत्रहीन व्यक्ति को देखती है, जो देख नहीं सकता है, और एक सड़क पार करने की जो कोशिश कर रहा था। तो वह क्या करती है, मदद कर देती है। बट उसकी स्कूल, उसे पता है तो उसे स्कूल जाने में देर हो जाएगी, इसके बावजूद वह मदद करती है। तो ये क्या कहलाएगा इनमें से, उसका किस तरह का विकास हो चुका है। शारीरिक संज्ञानात्मक नहीं कहेंगे, सामाजिक कहेंगे या नैतिक कहेंगे। इसका जो सही उत्तर है वह है उसका सामाजिक। इसका जो है सामाजिक विकास तो नहीं होगा, क्योंकि ये जो किसी की हेल्प करना एक नैतिक चीजों में शामिल होता है। इसका मोरल डेवलपमेंट हम कहेंगे, जब हम मोरल चीजें भी सिखाते हैं। सामाजिक विकास के अंतर्गत नहीं है ये, है तो ये सामाजिक चीज ही, लेकिन नैतिक विकास इसमें, नैतिक विकास के लक्षण ज्यादा अधिक हैं। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, नैतिक विकास या मोरल डेवलपमेंट। आगे हम बढ़ते हैं। स्पीयरमैन द्वारा जी फैक्टर बुद्धिमत्ता के एक निर्माण की आलोचना इसके लिए डैश की गई थी। तो आपको जो बुद्धि, स्पीयरमैन का आपको पता है कि बुद्धि का सिद्धांत दिया है, और बुद्धि का सिद्धांत को दो कारक सिद्धांत दिया है, द्विकारक सिद्धांत। एक में बताया उनने कि इसमें जैसे जी फैक्टर लिखा है, यानी सामान्य बुद्धिमत्ता, जनरल जो आपकी इंटेलिजेंस है। एक है विशिष्ट बुद्धिमत्ता, स्पेसिफिक, यानी जनरल कामों के लिए जो है ये सामान्य बुद्धिमत्ता है, ये जन्मजात रहती है। इसमें जो है वो सीखते हैं, अपना गणित लॉजिकल थिंकिंग यूज करते हैं। और विशिष्ट बुद्धिमत्ता क्या है, इसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जैसे कोई सिंगिंग करना, कोई पेंटिंग करना, मान ली किसी के अंदर ये जन्मजात नहीं रहती है, क्योंकि उसे इसकी प्रशिक्षण की आवश्यकता रहती है। प्रशिक्षण करने से और अधिक उसकी क्या होती है, बेहतर होगी। तो ये क्या है, दो प्रकार की बताई है बुद्धिमत्ता। आलोचना क्यों की गई है, क्योंकि किस दृष्टिकोण से, इसका मैथमेटिकल दृष्टिकोण के लिए आलोचना की गई है। क्योंकि स्पीयरमैन ने केवल मैथ का प्रयोग करके दो कारक मान लिए हैं कि जनरल और विशिष्ट। और भी बहुत सारे इसके फैक्टर हैं, कि जैसे आगे चल के तो मल्टीपल थ्योरी भी आगे दिया है ना। तो यानी बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं बुद्धि को, केवल दो कारकों से हम नहीं पहचान सकते हैं अपनी इंटेलिजेंस को। इसलिए चूंकि उन्होंने गणितीय दृष्टिकोण यूज किया है, केवल उन्होंने दो कारक पहचाने हैं, तो इसलिए इनकी आलोचना की जाती है। वहीं यदि साइंटिफिक यूज करते, मनोवैज्ञानिक अपना दृष्टिकोण यूज करते, तो वो पाते कि केवल दो कारक नहीं है, बहुत सारे कारक जो हैं प्रभावित करते हैं। क्योंकि स्पेयरमैन ये भी मानते हैं कि कोई बच्चा कोई संगीत में अच्छा है तो पेंटिंग में भी अच्छा होगा, जबकि ऐसा तो होता नहीं है। कई बच्चे हैं जो केवल गणित में अच्छे होते हैं, संगीत में नहीं है अच्छे। कोई बच्चे बायोलॉजी में अच्छे होते हैं। यानी अलग अलग जो है उनकी फैक्टर काम करता है बुद्धि के विकास में। आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। तो सामाजिक अंतः संपर्क, शिक्षा, पहचान या भाषा।
आयोग ने तो इसका उत्तर जो है शिक्षा को माना है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करने पे ये पता चलता है कि ये चारों ही कारक जो हैं, चाहे सामाजिक संपर्क हो, शिक्षा भी समाजीकरण को प्रभावित करती है, पहचान और भाषा, ये चारों चीजें समाजीकरण को प्रभावित करती हैं। प्रश्न ये था कि कौन नहीं करता है, तो इनमें से कोई नहीं जो है एक आंसर माना जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रतिभाशाली बच्चों की निशानी नहीं माना गया है? प्रतिभाशाली बच्चों की निशानी कौन सी नहीं है? उनके अंदर जिज्ञासा रहती है, रचनात्मक विचार है, थिंक एब्स्ट्रैक्ट सोचते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट तरीके से। इसका जो ऑप्शन नंबर डी है कि दूसरों से लड़ना, ये निशानी नहीं है प्रतिभाशाली बालकों की। इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा आज का 27वां प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सिद्धांत है। तो जीन पियाजे ने जो भाषा और विचारों के बारे में बताया है कि विचार पहले आए हमारे दिमाग में या भाषा पहले आई, तो उन्होंने ऐसा बताया है कि हमारे दिमाग में सबसे पहले विचार आते हैं और भाषा उसको क्या करती है, एक रूप देती है। यानी विश्व में जो है सबसे पहले भाषा नहीं आई है, लोगों के अंदर आए हैं विचार, और विचारों के द्वारा जो है भाषा के रूप में उन्हें व्यक्त कर किया गया है। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ बोलते हैं तो हम सोचते हैं, विचार आती है और भाषा के द्वारा हम उनको एक आकार देते हैं, तभी तो हम कुछ अच्छा बोल पाते हैं। विचार नहीं होगा तो हम कुछ का कुछ बोलेंगे, क्योंकि हम बिना सोचे समझे बोल रहे होंगे। विचार आएंगे, उसको हम भाषा का रूप दे दिया जाता है। तो विचार भाषा निर्धारित करता है या भाषा विचार को निर्धारित करता है? तो पहला सही है कि जो थॉट है वो लैंग्वेज यानी भाषा को निर्धारित करता है। पहला उत्तर जो है सही है, जो जीन पियाजे का भाषा और विचार का सिद्धांत है। आगे हम बढ़ते हैं कि एक परीक्षण की विश्वसनीयता कैसे बढ़ाई जा सकती है। एक हमने परीक्षण की है कि वो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक हो, कोई परीक्षण में से अच्छे रिजल्ट निकले, कैसे हम बढ़ाएंगे? तो लंबाई बढ़ा करके, छोटा करके या कठिनाई स्तर के अनुसार क्रमबद्ध करके। इन सब की अपेक्षा जो विशेषज्ञ हैं उस सब्जेक्ट से, उनकी जो है एग्रीनेस लेकर के या उनको हम दिखा दें कोई परीक्षण, उससे ज्यादा क्या की जा सकती है, रिलायबिलिटी किसी जो है टेस्ट की बढ़ाई जा सकती है। आगे हम बढ़ते हैं। एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं, परामर्श मतलब काउंसलिंग, काउंसलिंग करना एक शिक्षा का काम भी रहता है, जिसकी निष्पत्तियात्मक प्रगति, यानी जो क्या कर रहा है, हु इज नॉट परफॉर्मिंग वेल इन मोस्ट अप्रोप्रिएट इन द स्कूल। एक दुर्घटना के देखिए कई बार क्या होता है, देखिए ये तो इंग्लिश में कहीं जिक्र तक नहीं है कि एक दुर्घटना के पश्चात जो है अनुकूल नहीं है, कहाँ लिखा हुआ है, लेकिन लिख दिया जाता है ऐसा, इससे हो जाती है कंफ्यूजन। इंग्लिश जरूर पढ़ लेना है। एक अध्यापक मतलब काउंसलिंग कर रहा है जिसकी मान लीजिए परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो कौन सी प्रक्रिया से जो है सबसे बेहतर हो सकती है काउंसलिंग करने के लिए? तो यह एक क्या है, शामात्मक उपाय है ताकि लोग आरामदायक महसूस कर सकें। तो लोगों को कंफर्टेबल कराने के लिए नहीं किया जाता है ये। यह अपने विचारों को द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। तो बिल्कुल ये हो सकता है। विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु यह अच्छा संभावित परामर्श है। इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल नहीं, ये तो शिक्षक भी कर सकते हैं। हम कौन सा बिल्कुल एकदम डिग्री लेके रखते हैं उसकी काउंसलिंग करने की। इसका जो सबसे सही उत्तर है कि यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है ना? कि हम जो है अपने विचारों के द्वारा उसको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं बच्चे को, जिसकी शैक्षिक प्रगति क्या है, कम है, उसके बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, तो हम उसे थोड़ा मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे ताकि वो क्या हो जाएगा, वो अपना अच्छा परफॉर्म करने लगेगा इसमें, परीक्षाओं में और क्लासरूम एक्टिविटी में। आगे अगले जो है, बिने जो है एक तत्व सिद्धांत दिया, आपको पता है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया है, बिनेट ने। इनके अनुसार बुद्धि का तत्व नहीं है, तो दिशा समझना अनुकूलन आलोचना। हालांकि ये एक क्वेश्चन थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, आयोग ने पूछा है, इसका आंसर जो दिया है वो अनुमानित उत्तर नहीं था। तो आपको बताना है इसका उत्तर, आप थोड़ा रिसर्च करेंगे और डिटेल में थोड़ा बताएंगे यदि आपको इसका उत्तर मिलता है, जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। इसके पहले जो है हम कल का ये प्रश्न देख लेते हैं
कल जो हमने देखा था कि इनमें से कौन समाजीकरण की प्रक्रिया का एक चरण है। तो सामाजिक भूमिकाएं निभाना सीखना, जो हमारी अप्रूव्ड तरीके हैं, व्यवहार करना सिखाना, और सामाजिक दृष्टिकोणों का विकास। इससे हम ये समझ गए होंगे कि तीनों जो प्रक्रियाएं हैं, बच्चे की एक समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन करने की एक प्रक्रिया है। तो सभी विकल्प जो है सही हैं। और हमारे आज का क्वेश्चन ये है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको वीडियो पसंद आती है तो जरूर एक लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि जो है उनकी भी हेल्प हो सके। और कमेंट बॉक्स का यूज़ करिए अपने सजेशंस देने हेतु और आपको अपना उत्तर देने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।